बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10। मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। उम्मीद आप ठीक ठाक होंगे। दुआ भी ये है कि अल्लाह ताला सबको सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फरमाए। प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे और आगाज़ में खबरें और इसके बाद 11 बजे हमारे मेहमान ज्वाइन करेंगे, जबकि आपकी बर्थडे वाला सेगमेंट भी लाजमी हमने शामिल करना है इंशाल्लाह 11 बजे वाले सेगमेंट पे। वेलकम बैक आमिर रजा खान साहब और वकास अहमद। अस्सलाम वालेकुम। ठीक है, सर्दी इंजॉय कर रहे हैं? नहीं, आज मौसम बहुत, आज मौसम अच्छा, हल्की हल्की धूप निकली है। नहीं, लेकिन सर्दी है। सर्दी तो रात भी बहुत शदीद थी, लेकिन धूप निकली है काफी 2-3 दिन से धूप सर्दी भी है। अभी जब मैं आ रही थी तो नॉर्मल थी, बहुत ज्यादा धूप नहीं थी, लेकिन अल्लाह ताला का शुक्र बड़ी है। अच्छी धूप है बाहर इस अच्छा, वक्त। जिस टाइम क्योंकि मैं आई हूँ तकरीबन 8:15 बजे के करीब, लेकिन उसमें सूरज निकलना शुरू हुआ था। बिल्कुल अभी ऐसे। सूरज इस वक्त है, लेकिन इस तरह क्या नहीं है जिस तरह गर्मी में होता है, लेकिन सर्दियों वाला सूरज है। आज अगर आप जाकर धूप सेकना चाहते हैं और किन्नू खाना चाहते हैं, गाजरे खाना चाहते हैं, खा लें। समियाँ खाना खाते हैं, सीजन है और बड़ा फायदा भी है इनका, तो आप इंजॉय कर सकते हैं, धूप पे बैठ सकते हैं। पहली खबर की तरफ आ जाए। जैन मंदिर मॉडल ने दिल मोह लिए। 2 दिन पहले मेरा वहां से गुजरने हुआ संडे वाले दिन, तो वहाँ रश बड़ा था संडे को। मैं सर्दी भी बहुत ज्यादा थी बट स्टिल रश भी था, तो लोग वहाँ तस्वीरें भी बना रहे हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि अच्छा पॉइंट बनाया गया है। तो आज ये खबर आ गई कि शहर में 8 मजीद ऐसे सिटिंग एरियाज बनाए जाएंगे। अच्छा आइडिया है, बट मेरे ख्याल से इससे बहुत हटके कुछ हम कर सकते हैं। जी आमिर भाई। मुझे पता नहीं, मैं तो इसको सेटिंग करता रहा हूँ। सेटिंग नहीं लिखा हुआ, मैंने भी आपसे मैंने कि शायद कि सेटिंग शूटिंग करने का एरिया बनाया है। गली गली मोहल्ले मोहल्ले तो पहले थे जी, यहाँ कोई बन गया होगा, लेकिन ये सेटिंग एरिया है और अच्छी बात है। इस खूबसूरत तरह तो के है। वहाँ गुजरे तो एकदम नहीं, से आप रुक के देखते तो ये क्या है। आपने अपने वो जो जैली मंदिर बनाया है छोटा सा, उतना जबरदस्त लगता है वो। आपने पता नहीं क्यों उसकी यादगार बना दी। खैर, पुराना जैन मंदिर तो बहुत जबरदस्त बिल्डिंग थी, इसको गिरा दिया गया। लेकिन उसके बाद ये जगह खाली थी और इसमें ऑरेंज स्ट्रीम का जो है अंडरग्राउंड स्टेशन भी है, इसलिए इसको खूबसूरत बना दिया गया। मेरा ख्याल है इस तरह के सिटिंग पॉइंट्स जो हैं शहर में जा बजा होने चाहिए, और ख़ासकर ऐसे एरियाज़ में जहाँ पर पार्क्स की कमी है। जी बिल्कुल। लाहौर में अब वो एरियाज़ भी हैं जिसको बागों का हम शहर कहते थे, जिसमें अभी आपको कोई पार्क और कोई बाग नज़र नहीं आता है कि जहाँ लोग अपनी फैमिलीज़ के साथ जा सकें, बैठ सकें, अपने दोस्तों के साथ गुफ्तगू कर सकें। और कंजस्टेड एरिया हैं, छोटे घर हैं, घरों में नहीं बिठा सकते, तो चले आपके मेहमान आए तो आप उनको सिटिंग एरियाज़ में बिठाएं। अच्छा आइडिया है अगर इसको एग्जीक्यूट कर दिया जाए। लेकिन मुझे हर आइडिया के पीछे जब भी मैं देखता हूँ तो मुझे वो जो पार्क एंड शॉप, वॉक एंड शॉप अरीना, वो उसको कितने साल हो गए? वो तो शहबाज शरीफ साहब वाले आज से मेरे ख्याल से 12 साल पहले, 15 साल पहले की बात है। आज तक मुकम्मल हुआ नहीं हुआ। और जो लोग अपनी LDA कम्प्लेक्स जहाँ पे जौहर टाउन में है, उस रोड को आज तक ठीक नहीं कर सके, वो बाकी काम क्या करेंगे? मुझे ये समझ नहीं आती है कि ये लोग पूरे लाहौर के अंदर इस वक्त भी इतनी गुंजाइश मौजूद है कि 2 से 2.5 लाख दरख्त लग सकते हैं, नहीं लगाए। ये PHA का काम है, जिसका भी PHA भी LDA के अंदर ही आती है जी, वासा भी LDA के अंदर ही आती है। ये सारे LDA ही इसके ऊपर, ये वाला काम भी PHA कर रहा है ना। मैंने इसलिए कहा कि बेसिक काम ये सारा काम LDA के अंदर ही है। जितना काम है ये होना तो LDA ने करना है ना। LDA की जगह है, उसने PHA को कहना है कि इसको पार्क एंड वो बना दो। ये सारी जगह करना तो LDA, लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी ही तो असल में अथॉरिटी है जी बिल्कुल, जिसको खींचने की जरूरत थी, जिसको आज तक किसी ने नहीं खींचा। उससे फायदे उठाए, उससे ये फायदे उठवाए कि ये मेरा बंदा आ रहा है, इसकी सोसाइटी है, इसको तुम ग्रीन एरिया में, इसको ग्रे एरिया कर दो, इसको ब्राउन एरिया कर दो, ऐसे ही ताकि यहाँ से जब आप उससे ये काम लेंगे तो बाकी काम वो कैसे करेगा? उसी के अंडर वासा आता है। जो मैंने रोड की बात की आपसे, जौहर टाउन वाली, तो उसमें मे भी उसमें उसका इफेक्ट तो वासा की वजह से हो, क्योंकि वासा वहाँ पे सेवरेज के वो पाइप ही नहीं डाल सका सही तरीके से, जिससे वो रोड चलती रहे। बार बार वहाँ पे वो होल बनता है और वहाँ पे गाड़ियाँ गिरती हैं, लोग गिरते हैं, बंद रहती है रोड। वो 5 दफ़ा हो चुका है पिछले 1 साल के अंदर। तो मुझे बताएं कि ये सिटिंग एरियाज़ बड़ी खूबसूरत, आपने भी कहा बड़ा खूबसूरत है, मैं भी देख के मुझे भी लगा बड़ा अच्छा है। और इस तरह के पॉइंट्स आपको ज़रूर बनाने चाहिए। मुल्तान रोड, हंजरवाल, इस एरियाज़ में जो जहाँ पे कम पार्क्स हैं वहाँ पे बनाए। इसके साथ साथ PHA से कहूँगा खुदारा दरख्त लगाना सीखें। दरख्त कौन से लगाने हैं ये सीख लें कम अज़ कम। अभी भी लोग जो हैं ऐसे दरख्त लगा रहे हैं जो इस माहौल के लिए ख़तरनाक हैं, और आपके माली भी लगा रहे हैं। इनको ख़त्म कराएं और अच्छे दरख्त जो हैं, अच्छे सेहत अफजा दरख्त जो हैं
वो जो निगरान हुकूमत ने कहा था कि तमाम सेवरेज नालों के इर्द गिर्द आप प्लांटेशन कर दें, वहाँ से कब्ज़ा अभी तक आप ख़त्म नहीं करा सके हैं, वहाँ पे प्लांटेशन आप नहीं कर सके हैं। कुछ जगहों पे आपने की, वंडरफुल, बहुत अच्छा किया आपने किया, लेकिन उसमें भी सोच समझ कर देसी दरख्त लगाएं। खुदारा ये वलैती और आर्टिफिशियल दरख्त जो हैं इनसे ज़रा जान छुड़ाएं। बहुत अच्छी बात है सिटिंग। दुरे ने आप टेलीफोन लाइन पे हैं। अस्सलाम वालेकुम दुरे ने आप। जी दुरे नायाब, आपको आवाज़ आ रही है? जी मुझे आपकी आवाज़ आ रही है। थैंक यू सो मच। पीएचई की जानिब से जो पार्क्स बनाने का प्लान है, मुझे बताएं इसकी ज़रूरत क्यों महसूस हुई और सबसे बड़ा पॉइंट जो है इस पर लागत कितनी आएगी? देखिए जी, जैन मंदिर जो इन्होंने डेवलप किया है वो तो एरिया एक बिल्कुल अंडर कैपेसिटी था और आपको पता है कि वहाँ पे जो है वो टूटे फूटे जंगले और पूरी हालत होती थी। उसके बाद इन्होंने डेवलप किया, अब उस पर हुकूमत पंजाब ने बड़ा पसंद किया और कहा कि लाहौर के बाकी इलाकों में भी इसको शूट किया जाए। अच्छी बात है कि शादरा के मुकाम पे भी हो, चाइना स्कीम भी हो, जिसमें टाउन के इलाकों में भी हो, जहानाबाद की किसी को ये इलाका मिले, टाउनशिप में मिले, और इस तरह जो पीएचए के 8 जोन है उसमें ये काम किया जाएगा। लेकिन इसके साथ ये बड़ा जरूरी है कि इस 25-30 करोड़ पे आप लगाने जा रहे हैं, आप लगाएं, लेकिन लाहौर शहर के जो 800 से ज्यादा छोटे पार्क हैं जो गली मोहल्लों में हैं, छोटी आबादियों में हैं, 2-2 किनाल 3-3 किनाल के जो पार्क हैं, वहाँ पे कब आप हालत बेहतर करेंगे? जंगले कब लगाएंगे? वहाँ पे झूले कब लगाएंगे? बेंचेस कब लगाएंगे? लाइटें कब लगाएंगे? हाँ, आप जाहिरी सजावट की तरफ जाते जा रहे हैं। लोगों को उनको डोर स्टेप पे आप अच्छी फैसिलिटी दे दें, बैठने के लिए बेंच, छोटे मोटे झूले लगा दें। आजकल ऐसा मौसम है, धूप निकले तो लोग घरों से बाहर निकल के एंजॉय करें। देखिए, हमारा ये पॉइंट है, हम जिस पे फोकस कर रहे हैं कि ये 25-30 करोड़ लगाते हैं तो शायद अब 800 में से 200-300 पार्क छोटे जो है वो बेहतर कर देते हैं जी। अब आपने मखसूस पॉइंट लगा दिया, लेकिन उस पर एक कलेक्टिव फायदा नहीं हो सकेगा। आसपास की आबादियों को या आसपास के रहने वालों को फायदा होगा। आप देखें, अगर टाउनशिप के अंदर आप बी ब्लॉक पे एक स्टेटिक पॉइंट बना देते हैं तो A1 ब्लॉक, B ब्लॉक, C ब्लॉक, पिको रोड, इन लोगों को क्या कसूर होगा? वो कहाँ पे जाके बैठेंगे, कहाँ पे जाके एंजॉय कर सकेंगे? अब उनके जो आबादियों के अंदर पार्क है, पहले प्रायोरिटी तो उन पे लगानी चाहिए। ये तो फिर एक बात है, कॉस्मेटिक है, इसकी मेंटेनेंस भी मांगी जाती है। कुछ हद से बाद आप देखेंगे कि आपको जैन मंदिर का पॉइंट जो है उसकी भी मेंटेनेंस करानी पड़ेगी। वहाँ पे कुछ बेंच टूट जाएंगे, जाहिर बात इस्तेमाल होते हैं, वहाँ पे पेंट खराब हो जाएगा, तो वो भी चीजें आपको रिपेयर मेंटेनेंस मांगती है। लेकिन जो पार्क है, इसके अंदर अगर फूल पौधे लगाएंगे, आप वॉकवेज बनाएंगे, झूले लगाएंगे, तो उससे ज्यादा लोग मुस्तफीद होंगे। बच्चों की तरफ जो है वो मोबाइल छोड़ के, और आजकल जितनी ये ज्यादा बीमारियां आई हुई है इलेक्ट्रॉनिक में बच्चों के पास, वो छोड़ के कुछ हेल्थी एक्टिविटी कर सकेंगे। उनको ऐसी जगह मिलनी चाहिए, पार्कों में जाना चाहिए बच्चे। बिल्कुल ठीक कहा आपने। थैंक यू सो मच जी। दुरे नायाब हमारे साथ मौजूद थे। अच्छा, अब समझ नहीं आ रही कि आपके पास जो घरों के पास पार्क्स है मुख्तलिफ इलाकों में, हमारे अपने इलाके में जो पार्क्स हैं उनका बुरा हाल है। कभी मेरे ख्याल से वहाँ सफाई के लिए कोई नहीं आया, कांट छांट करने के लिए कोई नहीं आया, लेकिन ये इस प्लान की तरफ आप जा रहे हैं। नो डाउट आप खूबसूरती की तरफ जाएं, लोगों के लिए ऐसे पॉइंट्स होने चाहिए, बट स्टिल उसको आप नज़रअंदाज करते चल जा रहे हैं। वकास, हमें भाई ना एक लफ्ज़ इस्तेमाल करते थे जब हम मोर वाले पार्क की बात कर रहे थे, माल रोड पे जो बना था, जो ऊपर से मोर नज़र आना है, मसनूई ब्यूटी ना, आर्टिफिशियल ब्यूटी। जब स्किन पे हमारे दाग लग जाता है ना, तो काला धब्बा बन जाता है, तो हम दंग पे पाने के लिए तो हम खुद ऊपर बेस कुछ लगा लेते हैं, लेकिन जब हम किसी एक्सपर्ट के पास जाएंगे ना तो हम कहेंगे यार इसको स्किन से ख़त्म कर दे। ठीक है, ये मेरा ख्याल है सिर्फ ऊपर से ना बेस लगाने का काम कर रहे हैं। अभी धुरे ने कहा कि जो इस शहर के 700-800 छोटे पार्क्स हैं जो आपकी नेग्लिजेंस और आपकी कोताही की वजह से वो तबाह हुए पड़े हैं या कब्जा है वहाँ पे, भाई आप वो छुड़ाएं। जो आपने जब डिज़ाइन किया था इस लोकेलिटीज़ को, तब वो पार्क उस लोकेलिटी का हिस्सा थे। पैसे लगते हैं उनको? कोई पैसे नहीं लगते। अच्छा भाई, पैसे ये है, मैं आपको सिर्फ कह रहा हूँ कि यहाँ पे दिखावा ज़्यादा है। उसके साथ एक ऊपर खबर है कि फ़ज़ाई आलूदगी में अभी हम 4थे नंबर पे हैं। तो हमने देखना ये है कि ये जो 25-30 करोड़ लगा रहे हैं, इसका अगले साल हमने यही रोना है यार, हम पहले 4थे नंबर पे थे, हम 2थे नंबर पर आ गए हैं। तो हमें अपनी सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ जाना है। जो पहले तो ये पीएचए की जो डोमेन है लगाने, फिर पीएचए के पास जो ऑलरेडी शहर में डिक्लेयर्ड पार्क्स हैं, क्या वो इस काबिल हैं कि वहाँ पे जाया जा सके। पार्क जब भी किसी पार्क की बात करते हैं तो वहाँ बेंचेस भी ज़रूरी हैं,
वहाँ पर वॉकवे भी लाजम है, ये हिस्सा है किसी भी पार्क का, बेशक वो एक कनाल का पार्क हो, क्या वो अवेलेबल है? नहीं है ना। तो ये बेसिकली बिजनेस ओरिएंटेड मॉडल्स पे चल रहे हैं, THA रेवेन्यू जनरेशन पे, क्योंकि वो मार्केट है, वहाँ पे हम स्टॉल पे रेंट आउट करेंगे, वहाँ से पैसे आएंगे, पैसे हम ये करेंगे वो करेंगे। भाई अगर आपने बिज़नेस करना है तो फिर वो तो और बड़ी अथॉरिटीज़ हैं, तो कुछ आपकी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो ये है कि जो बंदा शादरा में बैठा हुआ है, जिसने इसलिए अपनी जमा पूंजी बेच के मकान लिया था कि इस लोकेलिटी में 2 कनाल का पार्क भी है, तब उस पर यहाँ तो डस्टबिन पड़ी होती है, यहाँ वो इतनी घास लगी है, वहाँ पे कोई जाता नहीं है, ना किसी ने जाना है, ना इनको वहाँ नज़र आना है। मैं हरगिज़ ये नहीं कहता कि हमें शहर को खूबसूरत नहीं बनाना, लेकिन मेरी खूबसूरती और अमेरिका के शहरों की खूबसूरती में फ़र्क है, मेरी ज़रूरियात और हैं जी। बिल्कुल, मेरे अब शहर में सांस नहीं लिया जाता, मुझे साफ़ सुथरी ऑक्सीजन चाहिए, और वो ऑक्सीजन कैसे आनी है? लेकिन वहाँ पे अमेरिका या बरतानिया में नेचुरल प्लांटेशन जो है, जो कुदरती वही उगाव है दरख्तों का, उसको खत्म नहीं किया जाता। यहाँ पे उसको वो उसी तरह से आपको जंगल का एरिया नजर आता है। बिल्कुल वही ना, हमारी जरूरत के मुताबिक आप काम करें ना। मैंने आपसे कहा कि जैसे ड्रेन नालों के साथ साथ आपने प्लांटेशन करनी थी, कहाँ की आपने? बिल्कुल सही कह रहे हैं, हम उस तरफ तो नहीं जा रहे हैं। अच्छा, अब इस चीज को ये भी नहीं कोई कह रहा कि नहीं होनी चाहिए, बट हम ये कह रहे हैं उसकी वजह ये है कि जब हम हमारे हुक्मरान बाहर जाते हैं ना, मतलब चाइना मॉडल आजकल बड़ा फेमस है, तो हम देखते हैं अच्छा यार इसने अपना सही मेकअप किया हुआ है, तो हम भी ऐसा ही करेंगे। लेकिन ये नहीं बताते कि उनका भी यही हाल था ना इस शहर का, बीजिंग का, फोग थी, स्मोक थी, एयर पोल्यूशन थी यार, उन्होंने पहली जो बेसिक ज़रूरियात थी, नेसेसिटीज़ थी, वो पूरी की लोगों की। उसके बाद ये फिर मेकअप और बनावसगार पे चले गए। यार बनावसगार आधा मिनट हुए तो मैं बात कर लूँ। जरूर। आपने ये जो ये बस चलती है, जंगला बस जिसको मेट्रो, इसके साथ साथ पिलर्स, शहबाज शरीफ साहब कहीं बाहर से देकर आए, पिलर्स पे बड़े खूबसूरत गमले पौधे लगाए थे जी, छोटे। इन्होंने क्या किया, लोहे के जंगले लगाए, प्लास्टिक के पौधे लगाए। आज वो मुझे बताएं वो कहाँ खाली पड़े हैं, सब खाली पड़े, क्योंकि उसके वजह छोटे-छोटे। अच्छा, उससे कितना अच्छा काम था कि इसकी एक तरफ, जिस तरफ से जगह उसकी मौजूद है, जंगला लगा है, वहां से बेल जमीन में लगाई जाती, उस बेल को इस पिलर के साथ साथ चला दिया जाता। आपका हर पिलर एक डिफरेंट कलर के साथ, मतलब ऐसी बेल्स हैं जो कि सारा साल फूल देती हैं और मुख्तलिफ रंगों में देती हैं, वो लगा दी जाती। ना आपको लोहे का जंगला बनवाना पड़ता, ना उसके ऊपर प्लास्टिक के गमले रखने पड़ते, ना उनकी वो केयर करनी पड़ती, जो कि नहीं हो सकी और आहिस्ता आहिस्ता वो खत्म हो गए। मुझे बताएं, जब ये सही कह रहा है कि आप मॉडल्स बाहर से देख कर आते हैं, वहाँ का इन्वायरमेंट और है, हमारा इन्वायरमेंट और है, हमें और चीज़ों, हमें तो सस्ती चीज़ों की जरूरत है। फिलहाल अभी अगर स्मॉग के हवाले से जो बहुत मेन पॉइंट है, प्लांटेशन जो है वो बहुत जरूरी है। आप ये चीजें करें, लेकिन जितने दरख्त और पौधे लगा सकते हैं, PHA का ये काम है, रिकवर कर दे, हाँ वो जरूर कर लें, ताकि आने वाले वक्त में ये स्मॉग से तो छुटकारा मिल सके। बहुत ज्यादा ये 2-3 महीने मुश्किल से, और कोनो कार्पेट ना लगाएं प्लीज, जो आपके देसी पौधे हैं प्लीज वो लगाएं, क्योंकि उनका फायदा, जिन चीजों का फायदा है वो नहीं, उस पर आपको मेहनत करने की जरूरत ही क्या है। ब्रेक के बाद आएंगे जी, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। वकास अहमद। LDA स्कूलों को मुनाफा बख्श बनाने का प्लान तलब कर लिया गया है। DG LDA ताहिर फारूक की ज़ेर-ए-इस्तदार इजलास स्कूलों में प्राइवेट सेक्टर की तर्ज पर रिफॉर्म्स का जायजा लिया गया। ऐसे आमिर भाई कह रहे थे कि काम नहीं सही तरह से करते, अच्छी खासी तो प्लानिंग करें। अच्छा, गवर्नमेंट ये कह रही है कि हम स्कूल सारे प्राइवेटाइज कर रहे हैं, तो जब आप एक चीज़ बेच रहे हैं तो आपको प्रॉफिट ही होना है। ठेके पे जब आप दे देंगे तो आपको ठेका ही आना है। और 2024 में लाहौर की हम बात करते हैं कि लाहौर पाकिस्तान का चेहरा है, दिखाते हैं ना हम, और कोई तालीम के बगैर हम जिंदा रह सकते हैं? सवाल तो अगर 2024 में भी, 2025 में भी हम ये बैठ रहे हैं कि LDA ने भी फैसला किया है कि यार हमने इनको मुनाफा बख्श बनाना है। अच्छा, मुनाफा बख्श बना रहे हैं, तालीम पर गौर नहीं कर रहे, नहीं स्टैंडर्ड कह रहा हूं ना, एजुकेशन को बेहतर करने की गौर नहीं कर रहे, सही कह रहे हैं ना, की तरफ जा रहे हैं कि पैसे कमा लें। उन्होंने तो कह दिया है ना, आप गवर्नमेंट ने कहा कि हम प्राइवेटाइज कर रहे हैं, तो फिर मुनाफा ही बनाना है ना। अब उन्होंने बेसिकली ये करना है कि कितने ठेके पे देना है, पैसे ज्यादा कहाँ से आएंगे। बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आप स्कूलों को स्क्वीज करें, उनका साइज, क्लासरूम छोटे साइज करें, कुर्सियाँ करीब करें, बाकी जो जगह है जो ऐसे लगती है रोड्स के ऊपर, वहाँ पे दुकानें बनाएं, बड़ी बड़ी मार्केट्स बनाएं, और ग्राउंड की आपको ज़रूरत नहीं है, मोबाइल पे हम गेम शेम बच्चे खेल लिया करेंगे, वो वहाँ पे मार्केट्स वालों को करें। बड़े आइडियाज़ हैं जो आप कर सकते हैं। तो पैसे तो उन्होंने बनाएंगे, पैसे बनाएंगे, इकॉनमी आगे बढ़ेगी। तो क्या करना है हमने, तालीम से एक
एक वसत वाली जो इन्वायरमेंट है बच्चों को, वो हमने देखे उनको क्या करना है। और पूरी दुनिया में तालीम पे पैसा खर्च किया जाता है, तो सिर्फ पाकिस्तान में और लाहौर में हमारे जो साहिब इख्तियार हैं, अच्छा, फैसला साज है, उन्होंने ये फैसला किया कि हमने इनको मुनाफा बख्श बनाएंगे। आमिर भाई, ये जरूरत क्यों एलडीए के स्कूल बनाने की? एलडीए के अपने स्कूल हैं। अच्छा, क्यों महसूस? ये जो एलडीए एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो चलाती है, और इन स्कूलों को अगर प्राइवेट तर्ज पर, उन्होंने ये नहीं कहा कि प्राइवेट करने लगे, प्राइवेट तर्ज पर उनकी डेवलपमेंट करने का, यानी जिस तरह से प्राइवेट स्कूलों में बच्चों को सहूलियात होती हैं उस तरह की सहूलियत दी जाए। और उस तो आपका क्या ख्याल है, फीस नहीं बढ़ाई जाएगी? नहीं, फीसें तो एलडीए के स्कूलों की बहुत नॉमिनल फीसें हैं, मुनाफा इस वक्त भी है। मुनाफा बख्श मैं आपको वो बता देता हूँ, वो बहुत सारी जगह जिसका आपने खुद ही पॉइंट आउट कर दिया कि उसमें उनके पास उसके साथ साथ बहुत सारी ऐसा एरियाज़ है जिसको वो डेवलप कर सकते हैं, और डेवलप करके उससे वो पैसे बना सकते हैं, लेकिन उसका पैसा वो स्कूल के ऊपर लगाएंगे। मेरा अपना ज़ाती ख्याल है, मैं एलडीए को कोई हक में बात नहीं करता हूँ, लेकिन ये अच्छी बात है अगर उसको प्राइवेट तर्ज पर अच्छे टीचर्स, अच्छा इक्विपमेंट, अच्छे लोग, अच्छी फैसिलिटीज़ दी जाएँ, और उसमें सेकंड शिफ्ट भी शुरू की जाए, तो लोगों का रुझान जो है उसमें दाखिलों के लिए जा सकता है। सॉरी विद आपको इंटरप्ट करने का, शायद ये कहते हैं कि हम प्राइवेटाइज तर्ज का म्यार तालीम लेके आ रहे हैं। नहीं, वो यही कहा हुआ उन्होंने, आपने मुनाफे की बात नहीं, मुनाफे की बात नहीं की, लेकिन आप उसकी सेकंड पढ़े ना ज़रा कि प्राइवेट तर्ज पर इसको डेवलप करने की ज़रूरत है। तो वो मेरा ख्याल है तमाम सरकारी स्कूलों को, सिर्फ एलडीए के स्कूलों को नहीं है, ये तो 8-10 स्कूल होंगे लाहौर के अंदर, सिर्फ जितने स्कूल्स हैं उनको ये ज़रूरत है इस वक्त कि उनको ऐसी तर्ज पे किया जाए कि लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़े, और लोग अपने बच्चों को दाखिल कराते हुए वहाँ ना शर्मिंदगी महसूस करें, ना उनके बच्चे सोसाइटी में मूव करते हुए, चलते हुए शर्मिंदगी महसूस करें। तो हमें ये प्राइवेट स्कूल के चक्कर से उसी सूरत में निकल सकते हैं जब हम सरकारी स्कूल को उस सतह पर ले आए। लेट्स से डीपीएस है, ये भी एक नीम सरकारी स्कूल है, बिल्कुल और कमिश्नर के अंडर काम करता है, लेकिन उसका म्यार उसने वो रखा हुआ है कि आज लोग प्राइवेट स्कूल से ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि डीपीएस में बच्चे का दाखिला हो जाए, उसके लिए सिफारिशें ढूंढ रहे होते हैं। क्रेसेंट मॉडल स्कूल है, एक समझे कंसोर्शियम जो है लोगों का ग्रुप चलाता है उसको जी। उसकी फीस भी उस तरह से नहीं है जिस तरह से बहुत बड़े, लेकिन सिफारिशें लोग ढूंढ रहे होते हैं कि यार ये इसका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है उसमें सिफारिश ढूंढते हैं अपने बच्चे का दाखिला कराने, मेरिट वहाँ पे बुनियाद है। अगर आप सरकारी स्कूलों को इसी स्टैंडर्ड पर ले जाएं तो मेरा ख्याल है कि बहुत सारे प्राइवेट स्कूल्स का कारोबार बंद हो जाएगा, जो कि कारोबार कर रहे हैं। एक्चुअल कारोबार तो वो लोग कर रहे हैं, गवर्नमेंट कर रही है या नहीं कर रही वो अलग बात है, लेकिन आप जिस तरह से आप कहते हैं कि ट्रैफिक के मसाइल हैं, कोठी स्कूल हैं 5-5 मरले में, मैंने तो 3 मरले में स्कूल देखा हुआ है, तो मुझे इसलिए पता है। तो मैं ये समझता हूँ कि एलडीए को इस पर अगर काम कर रहा है तो खुदारा इसको उस तरह से मुनाफा बख्श ना बनाए जिस तरह से वो काज समझ रहे हैं या उसको कह रहे हैं। हो सकता है आप यही करें कि उसकी क्लासें छोटी कर दें। अच्छा, वैसे आपको यकीन आ गया, मेरा भी वकास वाला ही माइंड था कि इस तरह से मुनाफा बख्श बनाया जा रहा है, पता नहीं शायद वाकई हम मॉडल सिटिंग पॉइंट्स बना सकते हैं, हम मॉडल बाजार बना सकते हैं, तो क्या हम एक मॉडल स्कूल नहीं शहर में बना सकते थे? है मॉडल स्कूल, मॉडल स्कूल में पढ़ा हूं, जिस पे प्राइम मिनिस्टर आता है, जिसमें चीफ मिनिस्टर जाना फख्र महसूस करते हैं। आपने दानिश स्कूल बनाए थे, उनकी तरफ ही तवज्जो नहीं, दानिश स्कूल तो बहुत अच्छी जा रहे हैं, दानिश स्कूल वालों ने 30 दफा मजीद बेहतर कर सकते हैं हम उनको, और उस तरह की तर्ज से मजीद स्कूल बना सकते हैं। आमिर भाई, हर स्कूल दानिश स्कूल ही होना चाहिए, मैं ये कहता हूं, मेरिट पे दाखिला होना चाहिए, बिल्कुल ऐसे ही है। चलिए जी, आज 3 हफ्तों में ब्रायलर गोश्त 200 रुपए किलो महंगा हो गया। सस्ता प्रोटीन जी, हमने जो पोल्ट्री एसोसिएशन के सदर बुलाए थे वो कहते हैं आपको इसको अच्छा प्रोटीन कहना चाहिए, पता नहीं क्यों कहना चाहिए। आमिर भाई, मुझे तो नहीं लगता कि इसको क्या कहना चाहिए क्या नहीं कहना चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट को जरूर कुछ कहना चाहिए। सारी की सारी जिम्मेदारी ये हुकूमत पंजाब की है जो आंखों देखी ये महंगाई होने दे रही है। सही बात है। अगर ये सप्लायर्स का और डीलर्स का जो मामला है, जिस तरह से कहा है कि ब्रोकर्स और फार्मर्स जो हैं मिली भगत के साथ लोगों को लूट रहे हैं, तो उसको लूटने से बचाने के लिए हुकूमत को इकदाम करने चाहिए। मरियम नवाज, आप ज़रूर जाकर बच्चों को ज़मीनें दें, आप कल दे रही थी, पता नहीं क्या क्या चीज़ें वादे वही कर रही थी और कह रही थी पेट्रोल मामला बैंक के, लेकिन खुदारा ये इस तरफ भी तवज्जो दें। ये गरीब का प्रोटीन था, गरीब का इसलिए भी है कि मैं परसों एक शादी पे था, उनका सिर्फ चिकन पे जो खाने पे खर्चा था उसमें 2 लाख रुपए का इजाफा हो गया पिछले 2 हफ्तों में। अब मुझे बताएं, जिस गरीब ने अपनी बेटी के हाथ पीले करने हैं या बेटे के वलीमा करना है, उसके एकदम से बजट में 2 लाख रुपए का इन्हांस हुआ है, वो कहाँ से पूरा। पहले शादियों में आपको पता है, हम लोग तो मिडिल क्लास के लोग हैं, हम तो बहुत स्क्वीज होके अपना खून निचोड़ के अपने बच्चों की शादियों की अरेंजमेंट कर रहे होते हैं।
उसमें आपको 2 लाख रुपए का इजाफा आपको ये कुकिंग वाला कह दे कि जी ये आपका तो चिकन जो है वो अब इस भाव पे आया आज, क्योंकि उसी दिन आना है चिकन ने पहले तो खरीद के रखना नहीं किसी ने। उसने कहा जी नहीं, जो आपके साथ मेरा रेट तय हुआ था उसमें अब चिकन में ये इजाफा हुआ है, मुझे बताएं 2 लाख रुपया। सर पकड़ के नहीं बैठेगा बंदा तो क्या करेगा। जिसने आगे 2 इवेंट और करने हैं, यानी यहाँ पे तो मसला ये है कि निकाह है, माइयों है, मेहंदी है, बारात है, वलीमा है, 4-5 इवेंट अब शादियों के बन जाते हैं जी। इन इवेंट्स पे अगर इसी तरह अखराजात बढ़ते जाएंगे तो मैं समझता हूँ कि गरीब के लिए बहुत मुश्किल है। जब भी शादियों का सीज़न आता है, जब भी सर्दी होती है, कुछ लोगों का सूप पीने को दिल करता है, रूटीन है, तो आप तो बीबी चाइनीज सूप पी रही हैं आजकल, अरबी सूप पी रही हैं अरब शहजादों के साथ है, हबीबी सूप। चले जी, हबीबी सूप उसने कह दिया, नाम रख लेते हैं उसका, हबीबी सूप पी रही हैं। गरीब को ये ब्रायलर पता नहीं सेहतमंद गोश्त है या नहीं सेहतमंद है, इसके कतई नजर गरीब तक जो पहुंचता है ना वो वाकई सेहतमंद नहीं है। अच्छा चले वो पहुंच, मैं कहता हूँ जी यही पहुंच जाए गरीब तक, गरीब इसी को हजम कर लेगा। हम लोगों को तो मतलब आदत है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम ऐसा जबरदस्त अल्लाह ने बनाया हुआ है कि हर गंद बला जो रेडी पे बिक्री होती है हम खा लेते हैं और ठीक रहते हैं। आप लोग 5 स्टार होटल्स में भी खा कर आपके पेट खराब रहते हैं, लेकिन खुदारा अपने सूप का नहीं, इनके सूप का सोचें। और ये फौरी आपको एक्शन लेना चाहिए था। सप्लाई डिमांड इसका अच्छा रीजन बताई जाती है वकास, तलब और रसद में डिफरेंस आ जाता है जिसकी वजह से अल्टीमेटली वो कहते हैं हमें कीमत बढ़ानी पड़ती है। मैं आपको बताता हूँ, पहले होता था कब्जा माफिया, फिर आया LPG माफिया, फिर आ गया शुगर माफिया। हाँ। इन सारे माफियाज में कौन लोग मुलविस होते हैं? सरकार के में जो लोग बैठे होते हैं वही होते हैं। तो ये ब्रायलर जो है ये पोल्ट्री की इंडस्ट्री भी एक माफिया है। आमिर भाई बात कर रहे थे ना कि सूप गरीबों के सूप का सोचें। ये वाहद मुल्क है, विद ड्यू रिस्पेक्ट, दुनिया में कहीं ऐसा नहीं होता कि आप एक चीज़ प्रोड्यूस करें और अपने लोगों से छीन के आप बाहर भेज दें। क्योंकि ब्रायलर आपका बाहर एक्सपोर्ट होना नहीं है, तो आपने क्या किया, आपने लोगों को पुश किया कि आप मटन और बीफ बाहर भेजें जी। इस गरीब को मरने दें जिसको आपने खुद तो नहीं खाना, क्योंकि आपकी तो आप क्यों खाएंगे, आपको तो पता ही है तो खाने के काबिल ही नहीं है। किसी डॉक्टर के पास चला जाए वो कहता है आप ना करें। भाई 2000 का मटन तो बंदा ले नहीं सकता, 2500 का भाई 2500 चले वो 2-3 दिन पुराना बंदा ले लेता है। नहीं पुराना क्यों लेना यार, 2500 का रेट है इस वक्त मार्केट। तो ये वाहद मुल्क है, तो पीछे उनके बचता है ये भाई तलब और रसद। क्या चाइना से किसी ने आगे वो संभालना है मैकेनिज्म जी? भाई आप कुछ कर ही नहीं सकते, हर बात क्या देते हैं कि उसका कसूर है, तो फिर आप किस लिए बैठे हुए हैं? आपको रियासत या अवाम अपने पैसों से ये एक जिम्मेदारी देती है ना। आपको पता है कि इसी सीजन में आके तलब और रसद में डिफरेंस आता है। चीनी स्कैंडल आया जी, चीनी स्कैंडल आया, क्या निकला? कुछ भी नहीं। चीनी वाले क्या करते हैं, अब कहते हैं जी अब वो जी हम जाने नहीं देंगे बाहर। और यही चीनी माफिया था जो गवर्नमेंट से उल्टा सब्सिडी देता है कि जी हमारा खर्चे पूरे नहीं हो रहे। सही है, ठीक है, तो कौन लोग हैं उसमें? तो पोल्ट्री के जो बड़े फीड प्रोड्यूसर हैं, जो बड़े पोल्ट्री के जो प्रोड्यूसर हैं वो कौन लोग हैं? तो भाई ऐसे ही होता है ना, उन्होंने देखा कि अब सीजन शादियों का चल रहा है तो 300 कर भी दें, पैसे कमाने का सीजन चल रहा है बेसिकली, आप ये कि जिससे वो फायदा उठा रहे हैं। तो इसका हल कोई नहीं होगा, क्योंकि हम हल तो उन्होंने कह दिया ना आपको, भाई ये तलब और रसद का फर्क है, बस कोई नहीं है। गवर्नमेंट का कोई इसमें सर्वे ही नहीं है, तलब कितनी, रसद कितनी और इनकी प्रोडक्शन कितनी है। इसको जरूरी समझा जाए तो सर्वे किया जाए। 6-7-8 ऊपर कंट्रोल शेड वाले बैठे हुए हैं लोग, वो सारे इसको मोनोपोली को करते हैं। उन 6-7 लोगों की ही सारी मिली भगत होती है। ये जिन माफियाज की बात कर रहे हैं आप उठाकर देख लें, उनके ऊपर 6-7 लोग ही होंगे काबज, बाकी नीचे कठपुतलियां होंगी जिसमें हुकूमती कठपुतलियां भी शामिल होती हैं। बिल्कुल सही कहा। और वो उसी को सपोर्ट कर रही होती है। तो मेरा ख्याल है अगर गवर्नमेंट चाहे तो गरीब को ये गरीब आवाम के साथ धक्का, ये जो 2 लाख रुपए का मैंने आपको बताया, तो ये सिर्फ एक घर की बात नहीं है, सही कह रहे हैं, इस वक्त हर तीसरे-चौथे घर की बात है। और सीएम साहिबा से रिक्वेस्ट कर लेते हैं, जो प्राइस कंट्रोल अथॉरिटी बनाई गई है मैडम, इससे सीएम साहिबा से दरख्वास्त करनी है तो ये करें कि हर बच्चे का, इस शहरी का हक है कि वो बीफ और मटन भी खाए। तो आप जो एक्सपोर्ट पे तवज्जो दे रही हैं ना, पहले जो आपके पंजाब की जरूरत है ना मीट की, बीफ की और मटन की, वो पूरी कर लें। जो आप एक्स्ट्रा प्रोड्यूस करें ना वो आप बाहर भेज दें। सही, ठीक है। यहाँ पे गवर्नमेंट फैसिलिटेट करती है कि आप यहाँ पे बेचना बंद करें, तो आप इसको बाहर भेज दें।
तो फिर पीछे बचता है ये बच जाता है, फिर अब और उसमें भी मरी मुर्गियां आती हैं। सही कह रहे हैं। खैर सीएम साहिबा से रिक्वेस्ट है कि जी मामले पर जरूर देखें। अच्छा जी, सड़कें बहाल पंजाब खुशहाल कितना है, इस पर भी बात करेंगे, ब्रेक के बाद आते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। वजीर मवासलात ये कहते हैं कि महकमे की फील्ड टीमें दिन रात काम कर रही हैं। बात हो रही है सड़कें बहाल। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो यहाँ पर मेरी प्रोड्यूसर साहबा जब भी किसी सड़क की बात होती है ना, तो सबसे पहले वॉल्टन रोड का रोना होती है, बंद रोड, फिर आमिर भाई हम खुद मुतासरीन में शामिल हैं, सब्जाजार वाला रोड। बाय द वे ये कौन सी सड़कें बहाल हो रही हैं, जरा आप बता दें। नहीं हो रही। अच्छा, बता तो इसलिए नहीं है कि आपके लियाकत चौक वाली रोड तो अब बन रही है। मैंने कल गुजरा हूँ वहाँ से और बाकायदा बड़ी मशीनरी लगी हुई है, यानी वो जो बड़े रोड्स बनाने के लिए मशीनरी इस्तेमाल होती है। नफल पढ़ लेते हैं फाइनली। नहीं कितने साल बाद ये भी बनना शुरू हो गई। अच्छा, ये है रोड बनने की बात। वो बहाली रोड जो है कि रोड बना है, इस पे खड्डे हैं। तो कल मेरा गुजर इत्तेफाक से मुल्तान रोड की तरफ से भी हुआ, बिल्कुल नई रोड बना दी। अच्छा है, मैं खुशी हुई। मैं तो हमेशा होता था कि यार मुल्तान रोड भी बना दो, खुदा का वास्ता है वहां बना दो, लेकिन वहां पे भी कारपेटिंग का काम हो रहा है। और ये बहाली रोड का काम ये है। ये जो अब आप वाल्टन रोड के लिए बात करें, वो तो प्रोजेक्ट ही अलग है। बंद रोड प्रोजेक्ट या वाल्टन, अच्छा बंद रोड नहीं, आपकी सड़कें बहाल में ये नहीं इन दिनों में मैंने क्यों सफर किया इन रोड्स पे, मैंने बंद रोड पे भी सफर किया। ऊपर से तो एलिवेटेड तो चल बड़ा जबरदस्त है, बड़ा जबरदस्त है। वैसे वो वाला तो चल रहा है, नीचे वाले लोगों का क्या कसूर है। फेज 8 जाना था तो मैंने तो बड़े आराम से वहां पहुंच गया हूँ। मैं भी गई हूँ, बहुत अच्छा सफर हुआ है। नीचे मुझे नहीं पता नीचे क्या सूरत हाल, क्योंकि मैं वहाँ जाता नहीं। मेरे दोस्त हैं जैन मदनी साहब से, जैन मदनी, मैंने कहने लगा था, नाम लेने लगा था। वो बेचारे रोज उनकी बिजली बंद है, रोज उनका वो वहाँ पे खड्डे हैं, वो स्कूल जाने में बच्चों को देर हो रही है। फिर उनकी तरह कितने लोग वहाँ मुतासर हुए। ये जो प्रोजेक्ट हैं जो कि नए बनने थे, यानी ये बंद रोड प्रोजेक्ट जो है, ये वाल्टन रोड प्रोजेक्ट है, ये बिल्कुल एक अलग कहानी है। ये रोड बहाली का जो मामला है ये बिल्कुल एक अलग है। वो जिस तरह से है, जिस तरह फिरोजपुर रोड बनी है, माल है, जेल है। अच्छा, आप कह रहे हैं पैच वर्क है, ये पैच वर्क और ये जो कारपेटिंग है, ये उनकी बात हो रही है। तो मेरा ख्याल है इस पर मुल्तान रोड बनता देखकर तो मुझे बड़ी खुशी हुई, लेकिन बहुत ही अच्छा हो अगर आप शुमाली लाहौर की तरफ भी चले जाएं। वो लोग बेचारे जो हैं वो क्या आवाज़ नहीं उठा सकते हैं, तो इसलिए उनका काम नहीं होता है। हम ये अभी पार्क की बात कर रहे थे, अभी हम बहुत सारे डेवलपमेंट की बात करते थे। हम सब के सब इस तरफ वाले लाहौर की बात करते हैं जो मगरिब की तरफ है। जो शुमाल की तरफ लाहौर है वो बेचारा बहुत ही पसमानदा है। वहाँ पे चाइना स्कीम है, शाद बाग है, करीम पार्क है, इस तरह के इलाके हैं वहाँ पे बहुत सारे। तो वो उनका भी जो है, उनका भी पुरसाने हाल कोई नहीं है। वहाँ की रोड जो है बिल्कुल इस काबिल नहीं है कि उस पर सफ़र किया जा सके। लोग बहुत परेशान हैं। खुदारा अगर आप हालिया रोड का काम कर रहे हैं तो 1 मुरिया पुल 2 मुरिया पुल के उस तरफ भी जो है ये काम करें और आपको लोग दुआएं देंगे। वहाँ ट्रैफिक बहुत ज्यादा होती है तो लोगों के लिए मुश्किलात भी कमर्शियल ट्रैफिक बहुत ज्यादा है वहाँ पे। बिल्कुल ऐसे ही है। वो शादबाग का एरिया जो है वो सारे का सारा वो लोहे वालों के पास है और उनके वो जो बड़े ट्रालर और बड़ी चीजें गुजरती हैं तो वो पूरी मार्केट है, लोहा मार्केट है। तो इसको इस पर तवज्जो देनी। वकास अहमद 24% काम मुकम्मल हो गया है। कुछ चीजें आमिर भाई ने निशानदेही कर। अच्छा, ये जो आमिर भाई इस तरफ लाहौर की और मुल्तान रोड की बात कर रही है, वो पंजाब की बात कर रहे हैं। बहुत सारे रोड्स की पैच वर्क और उसकी बहाली का काम वाकई हो रहा है पंजाब में। लेकिन मेरी एक दरख्वास्त है, क्योंकि आप भी कह दीजिएगा मरियम साहबा को, क्योंकि आपकी अक्सर मान लेती हैं बात। एक ना इस सूबे पे कभी नहीं मानी मेरी, इस सूबे पे एक एहसान कर दें, इस सूबे पे एक एहसान ये कर दें कि चीज़ों को ना उनकी डोमेन में वापस लेके आ जाएं। हाँ। जिसका काम है वो डिपार्टमेंट करे। हुआ ये है, अब ये जो हो रहा है, ये जो बहाली प्रोग्राम सड़कें, ये फंड्स मिले हैं MPMNs को। तो जिन्होंने असेंबलीज में बैठ के कानून साजी करनी थी, डिपार्टमेंट के काम देखने थे, सोच देनी थी, एक लीड देनी थी अपने डिपार्टमेंट को, लोगों को अपने डिपार्टमेंट्स में, वो बेचारे सड़कों पे लगे हुए हैं। तो उसमें फिर बहुत सारी कुताहियाँ रह जाती हैं, क्योंकि वो जो उसकी सुपरवाइजरी अथॉरिटी है वो लोकल MPMNA होता है। तो अगर वो राज़ी है तो फिर जो मर्ज़ी आप नीचे कर दें, कोई मसला नहीं है। अभी जो जिन 2 प्रोजेक्ट्स की आपने बात की ना, ये डिफरेंस है, क्योंकि ये सारा प्रोजेक्ट दिया गया MPMNs को। वो इसलिए वो कहते हैं जितना काम हो गया लोकल ठेकेदार लेके काम शाम जैसे भी है बस दिखा देना 2-3 साल के लिए, बाकी बाद में देखा जाएगा। ये जो दोनों प्रोजेक्ट हैं वाल्टन रोड का और ये मेरे ख्याल LD के प्रोजेक्ट्स हैं और मेगा प्रोजेक्ट्स हैं, तो इसलिए इसमें लोकल MPMNA को इन्वॉल्व नहीं है। वाल्टन रोड CBD का नहीं, दोनों का ही होगा। तो ये मेगा प्रोजेक्ट्स हैं, इसलिए इसमें ज़्यादा डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व हैं।
पंजाब में वो पैच वर्क कर रहे हैं, लेकिन मेरी जब पहले भी मैंने बात की थी, रिक्वेस्ट ये है कि अगर आप जिसका काम है, जिस डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको आप ऑथोराइज करेंगे ना, उसको स्पेस देंगे, तो कल को आप उसकी क्वालिटी पे उससे क्वेश्चन कर सकेंगे। हमारे आपको याद होगा कि शहबाज शरीफ जब चीफ मिनिस्टर थे तो उन्होंने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया था कि हमने छोटे देहात से सड़कों को बड़े रोड के साथ मुंसलिक करना है। तो वो बहुत सारे रोड्स बने उसमें, उससे पहले मुशर्रफ दौर में बहुत सारे रोड्स बने, लेकिन कभी आपने ये देखा है कि ये जो इतना पैसा हम लगा रहे हैं सड़कों की तमीर पे, क्या उसमें कभी ये खबर या प्रेस चीज़ में कभी ये आता है कि इस रोड्स की मियाद ये है 2 साल है, 5 साल है, 4 साल है? ये नहीं होता। वो इसलिए नहीं होता कि लाहौर में तो आप भी उठा देती हैं मुद्दा, आमिर भाई भी गुजरते बात कर देंगे, अब लाहौर से बाहर निकले कोई किसी को नहीं जानता होता, ना किसी को कोई क्वेश्चन कर सकता है। सही बात। तो मेरी तो गुजारिश ये है कि इतने पैसे आप लगा रही हैं लाहौर में भी और पंजाब में भी, तो उनकी ना उनकी क्वालिटी को भी इंश्योर करें। और मैंने तो और लाहौर का जो प्रोजेक्ट है ना, लाहौर का मेगा प्रोजेक्ट, उसमें हमें बस ये बता दें कि अगर हमने 25-40 अरब रुपया लाहौर पे लगा के, तो क्या अगले साल हमें आलूदगी से निजात मिल जाएगी? अगर हमने ज्यादा भरनी है तो ये साथ चीजें, इनसे तो बिल्कुल भी नहीं जान छुड़ाई जा सकती है। आप खूबसूरती की तरफ चले जाए, मसाइल वहीं के वहीं रहे, तो फायदा कोई नहीं होगा। ब्रेक का कहा जा रहा है, ज्वाइन करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक वंस अगेन। कज़ाफी स्टेडियम का काम 25 जनवरी तक मुकम्मल हो जाएगा। चेयरमैन पीसीबी ने कल तमाम तामीराती कामों का जायजा भी लिया है। चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारियों के बारे से भी गुफ्तगू की है। आमिर भाई, चलिए अच्छी बात है कि लाहौर के शहरियों के लिए कम से कम ये बड़ी खुशखबरी है कि 10,000 की कैपेसिटी बढ़ रही है यहाँ पे। अच्छा। 23,000 कैपेसिटी थी जिसको बढ़ाकर 34,000 किया जा रहा है। और लोग ज़्यादा मैच देख सकेंगे। इंटरनेशनल मैचेस आ रहे हैं, चैंपियंस ट्रॉफी है, और उसके लिए आपने बहुत अच्छा किया। सिटिंग के साथ साथ सहूलियात दूसरी जो दी गई वो भी उनको भी इन्हांस किया जा रहा है। यानी वहाँ पे वाशरूम्स, आप सही कह रही हैं, स्टेडियम में सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो था वो यही था कि जो लोग अपनी फैमिलीज के साथ जाते थे उनको प्रॉपर वॉशरूम्स नहीं मिलते थे, और उनको खाने पीने के स्टॉल्स प्रॉपर नहीं थे। अभी तक वो जो बेचने वाले हैं वही अंदर आते जाते थे, तो मेरा ख्याल है वो सारा बंद हो जाएगा। और ये बड़ा अच्छा है कि ये निश्तर पार्क स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स के अंदर कज़ाफी स्टेडियम को अपग्रेड किया गया है। लेकिन खुदारा इसको अपग्रेड इस तरह से करें कि अब इसमें से ये कमर्शियल होटल और दुकानें खत्म करें। हो गई अब तो मेरा ख्याल है कि नहीं है, मुझे नहीं पता। आई थिंक मेरे ख्याल तो नहीं है, वापस पता नहीं आते हैं कि नहीं, ये देख। हाँ, ये नहीं होनी चाहिए। ये जब तक रहेंगी तब तक ये प्रॉब्लम रहेगा। इसको बिल्कुल शराए आम नहीं होना चाहिए। ये स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स है, दुनिया का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम इसके अंदर है, टेनिस कोर्ट इसके अंदर है, क्रिकेट स्टेडियम यानी जिसको हम नेशनल कज़ाफी स्टेडियम कहते हैं, फिर आपका अलमरा कल्चरल कम्प्लेक्स है, फिर आपके सामने जिमनेजियम है, स्क्वाश कोर्ट है, फिर आपके वहाँ पे साइकिलिंग वेलोड्रोम है। एक बहुत बड़ा स्पोर्ट्स अरीना है जी, बिल्कुल आपने। और इसके अंदर जो है लोगों को आम दाखिला जो है वो उस तरह से नहीं होना चाहिए। इसकी सिक्योरिटी को मद्देनजर रखते हुए इसके गेट्स बंद होने चाहिए जैसा माजी में था। अच्छा, वो एक चीज आप बड़ी अच्छी हाईलाइट करते होते थे, मैं वो भी पूछना चाह रही हूँ। जो सिटिंग आप कहते थे किस तरह से बनाई जानी चाहिए, जैसे पूरी दुनिया में वो प्याला नुमा, उस पर काम हुआ है? उस पर काम हुआ है जी, एक तरफ सिर्फ। अच्छा। ये जो मेन इंक्लोजर, क्योंकि ये तो मेन वो शायकीन जो देखने आते हैं, इमरान और फजल महमूद वाला जो इंक्लोजर है उसको अप किया गया। ये इसलिए कैपेसिटी जो बढ़ी है, अच्छा, पूरी दुनिया की तरह इसको किया गया। लेकिन पूरा स्टेडियम बनाना इसलिए मुमकिन नहीं था कि चैंपियंस ट्रॉफी सर पे थी। अगर उसको छेड़ लिया जाता तो मेरा ख्याल है ये जब चैंपियंस ट्रॉफी गुजर जाएगी और पाकिस्तान के पास और मजीद इवेंट्स आना शुरू होंगे इंशाल्लाह, तो स्टेडियम्स को अपग्रेड किया जाता रहेगा और इसकी कैपेसिटी जो है ये 1 लाख तक जा सकती है। ये कितनी देर बाद ये अपग्रेड करने का किसी ने सोचा है? क्या पहले भी कभी? मेरा ख्याल है ये 96 जो लास्ट इसकी अपग्रेडेशन, अच्छा, 96-97 की है कज़ाफी स्टेडियम की। उसके बाद किसी ने नहीं सोचा था कि यार इसकी तादाद ही बढ़ा लें, क्योंकि आपके यहाँ एक अच्छा मेगा इवेंट पीएसएल के नाम से होना शुरू हो गया जिसमें लोग जाते हैं। बहुत जबरदस्त एक और पूरा फुल होता है स्टेडियम, मेले वाला समा होता है और फुल होता है स्टेडियम। एग्जैक्टली। तो उसमें आप ये जो 10,000 की कैपेसिटी बढ़ी है, 23 से 34 पे गया है, 11,000 की कैपेसिटी बढ़ी है। तो आप देखिएगा जब ये चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस, इंटरनेशनल मैचेस हैं, फिर उसके बाद पीएसएल होएगा तो ये फुल होंगे स्टेडियम। तो अभी इसमें मजीद गुंजाइश बाकी है। अल्लाह करे मोहसिन नकवी को अल्लाह मौका देता रहे तो ये बाकी के स्टेडियम इतने अरसे से कभी नहीं हुआ था, किसी ने सोच लिया। का स्टेडियम में अपग्रेड हुआ, कराची का नेशनल स्टेडियम भी जो है अपग्रेड हुआ, तो ये स्टेडियम्स को मजीद अपग्रेड होना चाहिए और बाकी शहरों में भी स्टेडियम मौजूद है। बिल्कुल। हम तो कहते हैं पीएसएल के मैचेस आप
लाहौर कराची से निकालकर पेशावर, कोयटा, ग्वादर, अब तो ग्वादर बड़ा प्यारा स्टेडियम है, बहुत खूबसूरत स्टेडियम है ग्वादर का, वहाँ पर भी मैचेस होने चाहिए और इंटरनेशनल मैचेस होने चाहिए, उसको बहाल होना चाहिए। 1 मिनट है वकास। बहुत अच्छी बात है जी, सिर्फ ये कोई चैंपियन ट्रॉफी के एक स्टेडियम अपग्रेड नहीं हुआ, आपका एक स्पोर्ट्स चलें, क्रिकेट ही सही, उसका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर आपने अपग्रेड कर दिया है। इसका फ़ायदा आप ये देखेंगे कितने लोग अट्रैक्ट होंगे स्पोर्ट्स की तरफ ना, इसका भी आप देखें। अक्सर अमर भाई ये कहते हैं कि जी इतने सालों बाद, मेरा ख्याल है कि वो जो कज़ाफ़ी था वो क्रिकेट के लिए बना ही नहीं था, वो जनरल पर्पज़ के लिए स्टेडियम बना था, तो फिर क्रिकेट को ये एलोकेट हो गया, तो उस वजह से उसका डिज़ाइन उस तरह से बना हुआ था। मेरा ख्याल अब कज़ाफ़ी में जो जिस तरह से काम हुआ, नामुमकिन को मुमकिन होते हमने देखा, तो आसपास वाले जो हैं, जो हॉकी वाले हैं, फुटबॉल वाले हैं, स्क्वाश वाले हैं, वो भी थोड़ा सा अपने आप को मोटिवेट करें और इसको निश्तर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को वाकई स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बना दे। ठीक है, सिर्फ कज़ाफ़ी हमारे लिए एक मॉडल इवेंट वेन्यू ना हो, बाकी स्टेडियम इसी तरह से, बाकी स्पोर्ट भी ऐसे ही होने चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है जी। थैंक यू सो मच। हम ब्रेक और हेडलाइंस के बाद आपको ज्वाइन करेंगे। स्टे विद स्टूडियो में आपको खुश आमदीद कहेंगे। प्रोग्राम के इस समय जी हम बात करने वाले हैं, चूंकि हम हर रोज आपको अपडेट करते रहते हैं कि मोटरवे को ट्रैफिक के लिए बंद रखा गया है, खोल दिया गया। हम चाहते हैं कि आप किसी भी किस्म की मुश्किलात से जो है वो महफूज रह सके। ऐसे में मोटरवे की भी जो हुकाम है उनकी भी हमेशा यही कोशिश होती है कि जो मोटरवे पर लोग सफर कर रहे हैं उनको आसान सफरी सहूलत दी जाए, वो महफूज तरीके से अपनी मंजिल तक पहुंच सके। इसके लिए बहुत सारे स्पेशल इकदाम किए जाते हैं। सो धुंध के दिनों में मोटरवे हुकाम की जानिब से, मोटरवे पुलिस की जानिब से क्या हिकमत अमली अपनाई जाती है, किस तरह से सफर को महफूज बनाया जाता है। अब वो लोग जिन्होंने दूसरे शहरों से हर रोज आना है शहर लाहौर में या दूसरे शहरों में जाना है, उन्होंने अपने कारोबार के सिलसिले में या किसी खुशी गमी के सिलसिले में सफर तो करना है, अल्टीमेट सिचुएशन है, बट इसके लिए गाइडलाइंस को फॉलो करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि आपका सफर महफूज हो, आप किसी परेशानी से बच सके। शाम 6 बजे के औकात के करीब देखा जाता है कि आहिस्ता आहिस्ता धुंध बढ़ना शुरू हो जाती है और जैसे जैसे टाइम करीब आता है हम देखते हैं उनकी जरूरत जैसे ही महसूस होती है तो मोटरवे को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया जाता है। सेम इसी तरह सुबह हम देखते हैं तकरीबन 12 बजे के करीब, 11:30-12 बजे के करीब जाके हम आपको अपडेट भी करते रहते हैं, मोटरवे को ट्रैफिक के लिए खोला जाता है। पीछे एक लंबी लाइनें भी कल हम देख रहे थे, हमारे रिपोर्टर वकास वहां पे मौजूद थे। तो अब ऐसे में गाइडलाइंस क्या हैं, मोटरवे पर जो सफर करने वाले हैं उन्हें किन किन चीजों का ख्याल रखना है, ड्राइवर्स को किन रूल्स का ख्याल रखना है, अगर आप सफर कर रहे हैं धुंध के टाइम पे तो क्या क्या चीजें बहुत ज्यादा जरूरी हैं। हैवी ट्रैफिक भी बहुत ज्यादा होती है मोटरवे पर। सो गाइडलाइंस क्या है, आपका महफूज सफर किस तरह से हो सकता है, किसी ना खुशगवार सूरत हाल के अगर खुदा ना खास्ता अगर कोई मुश्किल पेश आ जाती है तो आपने किस तरह से हेल्प जो है वो लेनी है, उस पर भी हम बात करेंगे। हमारे मेहमान जो हमारे साथ मौजूद है, मैं तारुफ कराना चाहूंगी, सैयद फरीद अली साहब मौजूद हैं, DIG मोटरवे पुलिस हैं। वेलकम कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया। फॉर्चुनेटली आज धुंध जो है वो नहीं है, लेकिन हम पिछले दिनों की अगर बात करें और शाम के औकात में तो धुंध बहुत ज्यादा हो जाती है। क्या प्लानिंग होती है मोटरवे पुलिस की? धुंध एक फिनोमेना है जो हर साल होता है जी, और ऑफ कोर्स इसमें जो कि विजिबिलिटी कम हो जाती है तो हमारा फॉर सेफ्टी ऑफ द पीपल यूजिंग द मोटरवे हमारा सबसे बड़ा इकदाम ये होता है कि हम मोटरवे को सेफ रखें और इसको हम सेव करेंगे कोई जानी या माली नुकसान ना हो। इसके लिए सिर्फ हमारी अपनी कोशिश नहीं है, इसमें जो लोग मोटरवे यूज कर रहे हैं, जो सफर कर रहे हैं, उनकी भी जिम्मेदारी ऑफ कोर्स आती है। उनकी तो प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी कि सबसे पहले वो अपना सफर प्लान करने से पहले ये देख लें कि औकात क्या है फॉग के। हमारी ट्रैवल एडवाइजरी आती रहती है जो कि अवेलेबल है नेट के ऊपर भी, सोशल मीडिया पे भी, और हमारी ऐप के थ्रू भी हम इसको तशहीर करते हैं इसकी कि फॉग से कब मोटरवे बंद हो जाएगी और कब खुलेगी। ये एक रेगुलर प्रोसेस है। इसके अलावा हमने अब साइन बोर्ड्स भी लगाने शुरू कर दिए हैं जिसमें अवाम की इंफॉर्मेशन है कि आगे अब मोटरवे बंद है तो वो मुतबादल रास्ता इस्तेमाल करें। लेकिन हैविंग सेड दैट
हम कुछ उनको भी फैसिलिटेट करते हैं जो लोग के मोटरवे पे आ गए होते हैं। हाँ बिल्कुल। सबसे पहली इसमें चीज़ है कि हम भी ग्रेजुअली मोटरवे बंद करते हैं, एकदम मोटरवे बंद नहीं होती। सबसे पहले हम हैवी ट्रैफिक को, जिसके अंदर बसेस और ट्रक्स वगैरह आते हैं, उनको बंद करते हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता जिस तरह विजिबिलिटी कम होती रहती है हम बाकी गाड़ियों को भी बंद करते हैं। एक इनिशिएटिव हमने ये भी लिया है कि कोई अगर फैमिली वाली गाड़ी है और रात का वक्त है तो उसको हम गाइड करेंगे, हमारी अपनी गाड़ियों के साथ हम उसको एक महफूज मुकाम तक पहुंचाएंगे, कॉन्वॉय की सूरत चलाएंगे उसको, ताकि एटलीस्ट फैमिलीज को कम से कम मसला पड़े और मुश्किल पड़े। ग्रेट। और ये ख़ास तौर पे लेट नाइट या रात के वक्त के लिए ज़रूरी है, क्योंकि ऑफ कोर्स अगर कहीं उनको हम ऑफ मोटरवे से नीचे उतारें तो आगे कोई इतना अच्छा नेटवर्क सड़कों का ना मिले तो उनको प्रॉब्लम होगी। इसको करने के लिए हम उनको आगे गाइड भी करते हैं, कॉन्वॉय बनाते हैं और एक महफूज मुकाम पे तक ले जाते हैं जहाँ से वो आराम से मोटरवे से उतर कर अपना सफ़र जारी रखें। हमने अब एक पैम्फलेट्स भी डिस्ट्रीब्यूट करने शुरू कर दिए हैं जिसमें जो मुसाफिर हैं, सफ़र कर रहे हैं, उनके लिए इंस्ट्रक्शन होंगी कि अगर हम जब उनको मोटर से नीचे उतारें फॉग के सिलसिले में तो बेहतर रास्ता कौन सा है उनके लिए जिसको वो यूज़ करके अपनी मंजिल तक पहुंच सकें। तो सबसे पहले तो बात यह है कि मैं अगेन दोबारा कहूँगा कि जिन लोगों ने मोटरवे यूज़ करनी है वो प्लान इस तरह करें कि वो फॉग वाले टाइम को अवॉइड करें। एक बड़ा रूल ऑफ द थंब है कि फॉग शाम को 7 बजे के बाद आती है और सुबह 9 से 10 बजे तक मोटरवे बंद रहती है। तो पहले तो एहतियात करें कि इस वक्त में ट्रैवल अपना प्लान ना करें। एमरजेंसी है तो मुतबादिल रूट्स हैं, जीटी रोड है, उस पर आने वहाँ पे फॉग कम होती है। और लेकिन मोटरवे में ऑफ कोर्स उनको प्रॉब्लम आएगी। सर मोटरवे पे देखा जाता है कुछ चंक्स में ज्यादा धुंध होती है और कुछ में नॉर्मली होती है। जी, हम उसी लिहाज से मोटरवे को क्लोज भी करते हैं। लेकिन ऑफ कोर्स ये चीज़ है कि अगर 2 एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे फॉग बहुत ज़्यादा है और अगर कोई ऐसा एरिया जहाँ फॉग कम है उनके दरमियान में आ रही है तो ऑफ कोर्स हम वो बंद करेंगे ऑब्वियसली, क्योंकि जब तक अनइंटरप्टेड वो ना मिले, ट्रेवल ना मिले, तब वो एरिया हम बंद कर देते हैं। सही। सर गाइडलाइंस क्या हैं, क्या क्या चीजें आप समझते हैं कि अगर फॉग के टाइम पे, अब जाहिर बात है अगर आप सुबह 10 बजे या 11 बजे अगर मोटरवे को खोल रहे हैं स्टिल थोड़ी बहुत फॉग होती है, सो ड्राइवर्स के लिए गाइडलाइंस क्या है? फॉग लाइट्स हों, डिस्टेंस कितना मेंटेन रखना है, सीट बेल्ट और कुछ गाइडलाइंस मैं चाहूंगी कि शेयर कर दें। जी, उसमें सबसे पहली बात यह है कि आपकी हैजर्ड लाइट्स काम करें और आप अपनी स्पीड कम रखें और अगली गाड़ी को देखते रहें कि जिस तरह वो जा रही है उसके मुताबिक अपना फासला रखें उससे ज़्यादा। इसके अलावा ड्यूरिंग फॉग आप अपनी गाड़ी की फ्लैश लाइट्स ऑन ना करें, वो नॉर्मल रखें क्योंकि फ्लैश लाइट्स डिस्पर्स हो जाती है और उसके आपको विजिबिलिटी का मसला आता है, तो वो नॉर्मल रखें। अगर आप फ्रीक्वेंट ट्रैवलर हैं, बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हैं, तो मैं ये भी कहूँगा कि आप अपनी गाड़ी पे फॉग लाइट्स लगवा लें क्योंकि वो फॉग में ऑफ कोर्स वो हेल्प करेंगे आपको। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अपने ट्रैवल को प्लान आप इस तरह करें कि आप फॉग वाले टाइम को अवॉइड करें। बिल्कुल, ये आपके लिए सबसे ज्यादा सेफ है। हम यही करते हैं कि हम पूरी कोशिश करते हैं कि हम गाइड करें और अगर कोई बहुत मुसीबत में फंसे हम उसको कॉन्वॉय में एक सेफ जगह पे भी ले जाते हैं। हमारी गाड़ियाँ, हमारे पेट्रोल व्हीकल्स आर ऑल अवेलेबल ऑन द मोटरवे ड्यूरिंग फॉग भी, ताकि हम किसी को कोई हेल्प चाहिए, कुछ चाहिए, वो हम उसको प्रोवाइड करें। इसके अलावा हमारी हेल्पलाइन भी है 130। अगर कोई आपको गाड़ी हमारी कहीं नज़र नहीं आती, जो कि बहुत कम चांसेस नज़र ना आए, तो आप 130 पे कॉल कर सकते हैं और हम जल्द से जल्द पहुंच के आपकी हेल्प करेंगे। चलें जी, ये तो बड़ी अच्छी चीज़ है। अच्छा मुझे ये बता दीजिएगा, ये तो हमने फॉग की बात कर ली, ओवरऑल अगर बीइंग ड्राइवर मैं जा रही हूँ मोटरवे पर, तो मेरे पास मुझे कौन कौन से ऐसे रूल्स हैं जिन पे तो बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज मोटरवे पुलिस नहीं करती है? उन रूल्स को तो आपने फॉलो करना ही करना है, क्योंकि शहर में तो हम देखते हैं ना बेधड़क होकर लोग जो है वो ड्राइविंग कर रहे हैं। सो मोटरवे पर ड्राइवर को किन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है जिस पे नो कॉम्प्रोमाइज है?
मोटरवे पे सबसे बड़ी चीज़ है कि अब आपको जिस तरह पिछले 1-2 साल से हमने चालान के फाइन भी ज़्यादा कर दिए हैं। सबसे पहली चीज़ मैं ये कहूँगा कि 2 चीज़ें, एक स्पीड लिमिट एंड सेकंड लेन डिसिप्लिन। इन दोनों को बिल्कुल एडहेयर करें, इनको फॉलो करें। लेन डिसिप्लिन मीन्स कि हमारी जो आउटर मोस्ट लेन जिसको हम फर्स्ट लेन कहते हैं, दैट इज़ फॉर स्लो मूविंग ट्रैफिक, हैवी ट्रैफिक एंड PSVs यानी कि जो फ्लाइंग कोचेज या बसेज जो चलती हैं। नॉर्मल ड्राइविंग के लिए फॉर कार्स वो मिडिल रोड है, मिडिल लेन है, और जो थर्ड लेन है दैट इज ओनली फॉर ओवरटेकिंग। ठीक, हमने अब ये बहुत एक ट्रेंड आ रहा है कि लोग फास्ट लेन को, ये जो ओवरटेकिंग थर्ड लेन है उसको नहीं छोड़ते, उसी के अंदर गाड़ी चलाते रहते हैं, जो कि गलत है। इससे ट्रैफिक का सारा निज़ाम भी डिस्टर्ब होता है और एक्सीडेंट्स के चांसेस भी बढ़ते हैं। सो सबसे पहले तो आप उसको फॉलो करें। इसके अलावा सीट बेल्ट्स बांध के रखें, स्पीड लिमिट के दौरान रहें। डिस्ट्रैक्शन जो होती हैं, जैसे मोबाइल फ़ोन है, और मोबाइल फ़ोन इज़ नॉट द ओनली डिस्ट्रैक्शन। आपने ये किया होगा कि लोग कभी पानी पी रहे हैं, खा भी रहे हैं और साथ ड्राइव भी कर रहे हैं, दैट इज़ ऑल्सो डिस्ट्रैक्शन। तो ड्राइवर को इस हर किस्म की डिस्ट्रैक्शन से महफूज होना चाहिए। ना फ़ोन यूज़ करे, ना कोई खाए, ना पिए, और नींद का सबसे बड़ा इशू ये है कि पिछली बार हमने कुछ डाटा निकलवाया एक्सीडेंट्स का, तो नींद की वजह से एक्सीडेंट्स बहुत होते हैं। मोटरवे पे हमने फॉर हैवी व्हीकल्स, फॉर इसके बसेस वगैरह के लिए, तो हम उनके ड्राइवर्स को रोक के हम उनको पूरी की पूरी ड्रिल करवाते हैं, चाय भी देते हैं, उनका मुंह धुलवाते हैं। और एक हमारी एक एंटी डोजिंग डिवाइस है जो कि आपके कान में लगा देते हैं, और अगर आपको ऐसे झटका है तो वो एकदम पीं करती है, जिससे आप अलर्ट हो जाते हैं। हमने ये एंटी डोजिंग डिवाइसेस कुछ शुरू भी की हैं कि हम रेस्ट एरियाज में रखवा लें ताकि गाड़ी वाले भी ले सकें। इसके अलावा PSV के साथ हमारा ये एक एग्रीमेंट भी है कि वो जब मोटरवे के ऊपर हमें ड्राइवर को भेजेंगे, ख़ास तौर पर रात के लिए, तो वो इंश्योर करेंगे कि ड्राइवर की कम से कम 8 घंटे उससे पहले नींद की हो, ताकि अगर रात को भी गाड़ी चला रहा है तो वो फ्रेश हो। और जहाँ जहाँ भी हमने देखा है किसी वजह से कोई इशू बना है, तो हमने उस सर्विस को भी मोटरवे से बैन किया है फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड, क्योंकि ये ऑफ कोर्स हमारा एक चलता है। तो ये सबसे बड़ी चीज़ है ख़ास तौर पे नाइट ट्रैवल में, कि आपका जो ड्राइवर है या जो भी गाड़ी ड्राइव कर रहा है, ही शुड बी प्रॉपरली रेस्टेड। सही सही। एक्सीडेंट का बहुत। और अगली चीज़ है टायर्स। हम टायर्स चेक भी करते हैं और PSVs के, और अब हमने गाड़ियों के भी चेक करना शुरू कर दिए। कमज़ोर टायर्स के साथ आप मोटरवे पे ना आए, बिकॉज आपकी गाड़ी की स्पीड ज़्यादा होती है, उससे टायर फटने का खतरा है, और जब टायर फटेगा तो एक्सीडेंट जो है वो हमेशा सीरियस होता है। जी बिल्कुल, क्योंकि गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, स्पीड में होती है, और उसमें माली और जानी नुकसान दोनों का बहुत बड़ा चांस होता है। सही सही। मुझे ये भी बता दीजिएगा, खुदा ना खास्ता अगर किसी को कोई ज़रूरत पड़ती है मोटरवे पर, कोई बीमार शख्स है, सो उसको इमरजेंसी की ज़रूरत है, कोई हेल्थ इमरजेंसी है, या फिर फ्यूल ख़त्म हो गया, या फिर कुछ इस तरह की इमरजेंसी हो गई है कि आपको हेल्प किसी की चाहिए, तो मोटरवे पर आपको इस तरह की हेल्प फौरी मिल जाती है? जी बिल्कुल। मैंने इसमें पहले बताया कि हमारी हेल्पलाइन है 130 की। जिस तरह शहर के अंदर आपको कोई पुलिस की हेल्प चाहिए तो 15 को कॉल करते हैं, मोटरवे के ऊपर या इवन नेशनल हाईवे के ऊपर वो हेल्पलाइन है 130 पे कॉल करें, हमारी गाड़ी पहुंच जाएगी। इसके अलावा हमारी गाड़ी हर 1-2 किलोमीटर के बाद हमारी गाड़ी अवेलेबल होती है, उसको आप कांटेक्ट कर सकते हैं, हम पूरी हेल्प करेंगे। एम्बुलेंस भी प्रोवाइड कर देंगे, एम्बुलेंसेस भी हैं हमारे पास हैं, वो आ जाती हैं। हमारे 1122 के साथ भी बहुत जल्द उसकी सर्विस ही मोटरवे के ऊपर आ जाएगी। बहुत जरूरी है ये। ब्रेक डाउन ट्रक्स भी हमारे पास है, मोबाइल वर्कशॉप भी होती है, तो वो सब चीज़ें आपको मुहैया होती हैं। और इतना भी हम कर देते हैं कि गाड़ी ब्रेक डाउन हो गई है तो हम नियरेस्ट इंटरचेंज तक गाड़ी को टो करके भी ले जाते हैं। ऑफ कोर्स उससे ज़्यादा हम नहीं जा सकते,
लेकिन नियरेस्ट इंटरचेंज हम गाड़ी को टो करके ले जाते हैं, यहाँ से उनको और हेल्प मिल जाए। कुछ फाइन्स बता दें कि अगर ओवर स्पीड है तो कितना फाइन है, सीट बेल्ट नहीं पहनी, अंडर एज ड्राइवर है, अगर आपके पास आपका ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, समटाइम बना भी होता है तो लोग घर भूल जाते हैं, आईडी कार्ड होना कितना जरूरी है, मतलब अगर आप सफर करें ना तो आपके पास कौन कौन सी चीजें होनी लाजमी भी है। देखिए ड्राइविंग लाइसेंस के बगैर तो आपको ड्राइव करनी ही है। बिल्कुल, दैट इज अ बिग ऑफेंस। यानी अगर नहीं है तो बस नहीं है तो आप ना ड्राइव करें। ठीक है, बना हुआ है कुछ लोग घर छोड़ जाते हैं, वो भी गलत है, वो तो आपके पास होना चाहिए हमेशा। अंडर एज ड्राइविंग इज अ बिग कॉज ऑफ एक्सीडेंट्स, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। गाड़ी की फिटनेस प्रॉपर होनी चाहिए। और इसके अलावा फाइन्स तो सब्सटेंशियली इंक्रीज हो गए हैं, जिस तरह के ओवर स्पीडिंग का फाइन जो कि पहले 700 था 2500 हो गया, बहुत ज्यादा, तो डबल कर। जी, ये ऑफ कोर्स गवर्नमेंट के डिसीजन है और गवर्नमेंट के डिसीजन हमने इम्प्लीमेंट तो करनी है। ठीक है, नहीं फाइन्स तो मैं खुद इस हक में हूँ कि ऑब्वियसली अगर आप ये मौका ही नहीं देंगे तो आपको फाइन क्यों होगा जी। तो रूल्स तो आपने नो डाउट उनको फॉलो करना ही है। और सबसे बड़ी चीज ये है कि, और ये मैं आवाम से भी गुजारिश करूंगा कि रूल्स को फॉलो करें जरूर। जिस तरह एक बहुत जगह पे हमने एक स्लोगन देखा होगा कि देर से आना ना आने से बहुत बेहतर है। तो स्पीड ऑफ कोर्स एक बहुत बड़ा कॉज है, ओवर स्पीडिंग या रेकलेस ड्राइविंग एक बहुत बड़ा कॉज है एक्सीडेंट्स का, जिससे आपकी जानी और माली नुकसान दोनों होता है। जी बिल्कुल, इसलिए रूल्स को फॉलो करें, रूल्स आपके लिए ही हैं। बिल्कुल, हमारा मकसद आपको फैसिलिटेट करना है, आपसे आपको चलान करना नहीं है, फैसिलिटेट करना है। इसके लिए हम ऑफ कोर्स एक मोटरवे पुलिस का एक बहुत बड़ा पूरा सेक्शन है ऑफ अवेयरनेस। हम डिफरेंट स्कूल्स में, डिफरेंट जगहों पे, डिफरेंट बस अड्डों पे हम प्रोग्राम करते हैं, हम बुकलेट्स देते हैं, जाके लेक्चर्स देते हैं। हमारा पूरा स्टाफ की एक पूरी डेडिकेटेड यूनिट है जिसका काम ही ये है। शानी जी ये तो बहुत अच्छी चीज है, अवेयरनेस। आपका सोशल मीडिया आजकल एक बहुत बड़ा आपके पास प्लेटफॉर्म है जहां से आप लोगों को मुसलसल अवेयर कर सकते हैं। बाकी जिन लोगों ने सफर करना है मोटरवे पर उनके लिए गाइडलाइंस क्या है वो बड़ा डिटेल में हमने डिस्कस कर लिया। थैंक यू सो मच सर, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन हम ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करते हैं। वेलकम बैक। सो हम प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। सो हम इस हिस्से में डिस्कस करने वाले हैं, आपको पता है जी रूडा जो कि नया शहर आबाद कर रहा है और बड़ी तेजी से जो है वो ये सिलसिला जारी है। जो जो डेवलपमेंट्स होती जाती हैं हम टाइम टू टाइम आपके साथ शेयर करते जाते हैं। नत गांव को जिसको एक मॉडल गांव बनाया जा रहा है, बड़ी चेंजेस लेकर आई जा रही हैं और इन चीज़ों का खास ख्याल रखा जा रहा है कि जो वहाँ पर लोग मौजूद हैं उनको भी फैसिलिटेट किया जाए। सो अभी रिसेंट क्या डेवलपमेंट्स चल रही हैं हम उन पे बात करेंगे जी। हमारे साथ जो हमारी मेहमान मौजूद हैं मैं उनके बारे में आपको बताती चलूं जी। डायरेक्टर स्पेशल इनिशिएटिव्स ISAM एंड डाइवर्सिटी हैं फातिमा अली खान साहिबा ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो आल्सो। थैंक यू। हम देख रहे हैं कि बड़े जबरदस्त तरीके से रूडा जो है वो अब काम कर रहे हैं और जिस तरह से हम देख रहे हैं डेवलपमेंट्स हो रही हैं ओवरऑल मैं पहले सबसे आपसे जानना चाहूंगी जो प्लानिंग की जा रही है उस पर जरा सी रोशनी डालें। Thank you so much. Bismillahirrahmanirrahim. As I've already been introduced by my very kind host, very pretty host. Thank you. मैं Director Special Initiatives, CSR and Special and Diversity हूँ. I'm working for Ruda and I'm looking at all this ambit. रूडा एक नया शहर जैसे कि आपने बताया कि आबाद होने जा रहा है, बल्कि आबाद हो चुका है। बिल्कुल। अब होने जाने से हम बहुत काफी आगे का सफर तय कर चुके हैं। रूडा एक बड़ी मॉडर्न सिटी का विजन है, एक सस्टेनेबल ग्रीन सिटी, एक ऐसा शहर जो कि इन सारी फ्यूचरिस्टिक फैसिलिटीज से आरास्ता और पैरास्ता होगा। हाँ, वी कैन से कि जो प्रॉब्लम्स अभी हम फेस कर रहे हैं सो वो प्लानिंग का हिस्सा है कि हम इस नए शहर में ना फेस करना पड़े। एग्जैक्टली। रूडा एक बहुत एनवायरमेंटल फ्रेंडली शहर है जिसमें ऑलरेडी एनवायरनमेंट के लिए बहुत सा काम हो रहा है। हमारा एनवायरमेंटल डिपार्टमेंट बहुत एक्टिव है और उन्होंने बहुत सारे ऐसे इकदाम किए हैं जिससे इस शहर के जो एनवायरनमेंट के मसाइल हैं और उससे जो साथ जुड़े हुए एरियाज हैं उनके अंदर भी हम एनवायरनमेंट के मसाइल को काफ़ी हद तक सॉल्व कर सकते हैं।
ना सिर्फ ये कि रूडा एक ऐसा शहर है जो कि सिर्फ एक मॉडर्न लिविंग की तरफ तेज़ी से गामजन है और उसके जितने प्रोजेक्ट्स हैं और तमाम जो हमारे प्लान्स हैं वो मॉडर्नाइजेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं, बल्कि रूडा जो उसकी रूरल लाइफ है, जो बहुत सारे तकरीबन 40 से 50 गांव रूडा की जुरिस्डिक्शन के अंदर आते हैं, बजाय इसके कि रूडा उनकी रूरल लाइफ को डिस्टर्ब करता, रूडा हैज़ टेकन अप दिस स्पेशल इनिशिएटिव कि जो हमारी रूरल लाइफ है उसको ना सिर्फ ये कि हम प्रिजर्व करें बल्कि अपलिफ्ट करें और उसको भी एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट के तरफ लेके आएं जो कि सेल्फ सस्टेनेबिलिटी की तरफ जाए। रियली अप्रिशिएट, ये पहले किसी ने सोचा नहीं था क्योंकि हम देखते हैं जब भी कोई नई चीजें हो रही होती है बस आप जो बीच में जो रुकावटें आ रही हैं, जो पुरानी चीजें आप उनको खत्म कर देते हैं, बट ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है। सो कुछ जो अहम इस्लाहात लाई गई हैं, खास तौर पर आपने जो गांव बीच में आ रहे हैं उनकी बात की, सो उनको कैसे डेवलप किया जा रहा है, क्या क्या उनमें बेहतरी लेकर आई जा रही है? देखिए, वी स्टार्टेड फ्रॉम दिस विलेज जिसका नाम है नथ विलेज, नथ मौजा नथ कलां। हमने ये विलेज स्टार्ट किया, इसके करीब हमारी एक इंडिजिनस हाउसिंग सोसाइटी है चहार बाग एनक्लेव, हमने उधर भी स्टार्ट किया। तो हमने वहाँ पे ये कोशिश की कि उससे जो करीब तरीन इलाका था जो कि नथ विलेज था, ना सिर्फ ये कि हमारी एक अगर इंडिजिनस हाउसिंग सोसाइटी स्टार्ट हो रही है तो हम उसके साथ साथ के इलाकों को भी उतना ही अपलिफ्ट करें ताकि एक बहुत डिस्पैरिटी भी मौजूद ना हो। तो मौजा नथ कलां को हमने चूज़ किया और उसके अंदर हमने CSR एक्टिविटी स्टार्ट की, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्टिविटी, और हमने UN SDG गोल्स, कुछ वैसे तो UN SDG गोल्स 17 हैं, बट हमने कोई 4 से 5 UN SDG गोल्स को उठाया और उसके इर्द गिर्द हमने अपनी इस डेवलपमेंट को और इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया। फॉर एग्जाम्पल, हमने इंफ्रास्ट्रक्चरल अपलिफ्ट का काम वहाँ पे शुरू किया और इस वक्त काम जारी और सारी है। हमने बहुत सारे, ना सिर्फ ये कि रूडा बिलीव करता है कि रूडा ये सारे काम खुद करेगा, बट रूडा ने बहुत सारे सरकारी इदारों को भी साथ मिला के ये काम शुरू किया। फॉर एग्जाम्पल, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो ऑब्वियसली बाकी सरकारी इदारों की जुरिस्डिक्शन के अंदर आती हैं। अगर आप उसके अंदर मेडिकल की फैसिलिटीज उठा लें, क्योंकि रूडा तो आपको पता ना एक अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी है, बट इफ़ यू लुक एट द मेडिकल साइड ऑफ इट, इफ़ यू लुक एट द एजुकेशन साइड ऑफ इट, उसकी सफाई के अगर आप देख लें, आप उनकी वोकेशनल गाइडेंस वगैरह, वोकेशनल इंस्टीट्यूशंस को अगर आप देख लें, अगर आप वहाँ पे डिसेबल लोगों की फाइनेंशियल अपलिफ्ट और सोशल अपलिफ्ट का काम देख लें, तो ये सारे काम देखें रूडा ने अकेले नहीं करने थे। वी बिलीव इन टीम्स, उसके बगैर तो पॉसिबल नहीं होता। You grow, we grow, we shine together. That's the motto. That's what my boss also says all the time. बट ये हमारी जो थी ये विजन का हिस्सा था, जो हमारे CEO माशाल्लाह इमरान अमीन, जो कि एक बहुत ही इज अ टेक्नोक्रेट एंड ही इज वेरी फार साइटेड इन दीज थिंग्स। तो ये उनका विजन था कि हमने ये गांव उठाने हैं। हमारे COO ब्रिगेडियर जंजुआ साहब और मेरे लाइन मैनेजर काशिफ कुरैशी साहब जो हैं, ये इन तीनों का एक बड़ा मुश्तरका कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज़ का विजन था जो कि प्रोजेक्ट मेरे पास आया। तो ये 6 से 7 UN SDG गोल्स जो हैं सस्टेनेबिलिटी के, हम उनकी तरफ गामजन हैं। So, इन गांव में नथ गांव का आपने जिक्र किया, सो प्लानिंग क्या है यहाँ पर, कौन कौन से फैसिलिटीज जो पहले नहीं थी और अब प्लान का हिस्सा हैं कि यहाँ पर दी जाएंगी? हम तो अगर एक गांव का एनवायरनमेंट देखें, ना तो वो एजुकेशन सिस्टम होता है, ना तो वहां पर कोई आपके पास अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज होती हैं, और ना ही कोई गैस की फैसिलिटी है, ना ही साफ पीने का पानी होता है। तो क्या ये सब चीजें प्लान का हिस्सा हैं? एब्सोल्युटली, ये तमाम बेसिक चीजें जिनका आपने नाम लिया है, ये तो ऑफ द कफ किसी भी इंसान को पता होती है, बुनियादी जरूरियात है। जहां तक रही सफाई का सिलसिला, वो हमने सबसे पहले तो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर अपलिफ्टिंग का प्रोग्राम था जो कि हमने किया। इस वक्त अगर हम आपको वहां लेके चलें तो वहां पे अर्थ वर्क्स जो हैं, गलियां, नालियां, पेवमेंट, उनकी सफाई और उनकी ना सिर्फ सफाई बल्कि उनकी अपलिफ्टिंग और इंजीनियरिंग के काम वहां पे हो रहे हैं। वो एक बहुत प्लानिंग के तहत ये काम किया गया है। आपने बात की एजुकेशन की।
एजुकेशन में वहाँ पे 2 स्कूल्स हैं जिनमें हम स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के साथ लिएज कर रहे हैं। ना सिर्फ ये कि उनकी हमने स्ट्रक्चरल अपलिफ्टिंग का काम किया है, बल्कि हमने ये उनके साथ डिस्कस भी किया है कि what we have on the cards is that we might want to discuss this with the school education. We have already discussed it, and we might involve some very credible NGOs so that वहाँ पे स्कूल एजुकेशन की अपलिफ्ट का काम भी। चलिए जी, दैट्स रियली ग्रेट। उन लोगों की तो एक जिंदगी ही जो है वो चेंज हो जाएगी अगर ये तमाम फैसिलिटीज मिल जाती हैं। बिल्कुल। और जहाँ तक डिस्पेंसरी की बात रही, वहाँ पे जो एक उनकी लोकल फैमिली है जिनके रिप्रेजेंटेटिव हमारे पास आते हैं, एजाज साहब, उनकी वालदा डॉक्टर आयशा मलिक, उन्होंने हमें डोनेट किया लैंड, कोई 10 मरले लैंड उन्होंने हमें डिस्पेंसरी के लिए अपनी पर्सनल लैंड में से डोनेट किया है जी। बल्कि इस फैमिली का हम बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं। और अब उस डिस्पेंसरी की ना सिर्फ ये है कि डॉक्टर आयशा मलिक के बेटे एजाज ने जाके हमारे साथ डिमार्केशन किया है और अब उस डिस्पेंसरी का काम भी शुरू हो गया है। और ना सिर्फ ये, ऑब्वियसली बिल्डिंग अ डिस्पेंसरी इज not the only solution. Running the dispensary is. We have liaised with Fatima Jinnah Medical University और उनके साथ हमारा MOU भी हो रहा है और उनके साथ हमने उनको लिएजॉन में लिया है, वेरी क्लोज लिएजॉन, एंड वी हैव डिस्कस्ड इट एंड वी हैव चॉक्ड इट आउट कि ये एक छोटा सैटेलाइट डिस्पेंसरी ऑफ द फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी / गंगाराम उसके अंदर हो। चलिए जी, दैट्स द प्रोसेस। ठीक, हम गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, ज्वाइन करेंगे ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक। सो अब हम बात करने वाले हैं मस्कने रावी, जिसको कम कीमत हाउसिंग प्रोजेक्ट कहा जा रहा है और ये जी सहाफियों के लिए है। सो इस पे भी रोशनी डाल दीजिएगा। अच्छा जी, मस्कने रावी मेरे ख्याल से अभी ये डिक्लेयर नहीं जगह की गई, लेकिन ये मस्कने रावी जो प्रोजेक्ट है इस पे रोशनी डाल दीजिएगा। जी, थैंक यू सो मच। जैसा कि हमारी मोहतरमा वज़ीर आला मैडम मरियम नवाज शरीफ का एक ख्वाब है और उनका एक मिशन है कि पंजाब के तमाम लो इनकम ग्रुप्स को वो अपनी छत देना चाहते हैं। उनके विजन को आगे बढ़ाते हुए रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी ने एक लो कॉस्ट हाउसिंग स्कीम का इंतखाब किया और उसको लॉन्च किया। इट इज़ अ ब्यूटिफुल प्रोजेक्ट। ये काला खताई रोड पे मौजा नहरीपुर पे इस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट किया गया, वहाँ बनाया गया। ये 100 घरों का प्रोजेक्ट है और 2 सवा 2-2.5 मरले का ये एक घर है। सेमी डिटैच्ड हाउसेस हैं। 4 मरले के घर पे 2 घर बनाए गए हैं। सो इट इज़ गोइंग टू हाउस, इट इज़ एम्ड टू हाउस 100 फैमिलीज। ठीक है, तो ये 100 लोगों को ये घर उनके लिए बनाए गए हैं। इसमें बहुत सारी बुनियादी सहूलतें जो हैं सो दैट ये जो यहाँ पे लो कॉस्ट इनकम की एक हाउसिंग सोसाइटी बनती है, एक कम्युनिटी बनती है। ऑब्जेक्टिव ये था कि ये एक सेल्फ सस्टेनेबल किस्म की कम्युनिटी को बनाया जाए वहाँ पे। इसमें ना सिर्फ ये है कि बहुत हाई क्वालिटी प्री फैब हाउसेस बनाए गए हैं, विच हैव द प्रोजेक्ट वाज लॉन्च्ड अराउंड 2 to 3 months अगो और ये बहुत तेज़ी के साथ इसके ऊपर ये काम हुआ है। एक्सेस इसकी बड़ी एक्सेसिबल है। काला खताई रोड से अगर आप जाएं, वहाँ से ये थोड़े ही फासले के ऊपर मौजा नहरीपुर के ये प्रोजेक्ट बनाया गया। ये रूडा प्लान क्या है? ये घर बना के प्रॉपर जो ये घर बन चुके हैं। अच्छा, ये एब्सोल्युटली रेडी हैं। ठीक है, और अब हम इनको इंशाल्लाह ताला किसी वेरी ट्रांसपेरेंट एंड मेरिटोरियस बेसिस के ऊपर ये डिजर्विंग फैमिलीज को दिए जाएंगे। ये बड़ी तवज्जो से बने हैं। हमारे सेक्रेटरी साहब हाउसिंग के, उन्होंने बहुत इसमें इंटरेस्ट लिया है। ये भी हमारे CEO साहब का विजन था, इमरान अमीन साहब का, बिकॉज जैसे मैंने आपको बताया कि इमरान अमीन साहब बिलीव्स इन बिल्डिंग कम्युनिटीज एंड ही डजंट बिलीव इन डिसरप्टिंग कम्युनिटीज फॉर लॉन्चिंग ऑफ बिगर एंड ग्रैंडर स्ट्रक्चर्स। सो उन्होंने ना सिर्फ ये कि जैसा मैंने आपको आप देखेंगे हमने
अपना सस्टेनेबल विलेज को सस्टेन किया, नथ हमने विलेज को अपग्रेड किया, सस्टेन किया। इसी तरह एक लो कॉस्ट हाउसिंग स्कीम को भी इमरान अमीन साहब ने लॉन्च किया। चलिए जी, तो बहुत और रावी सिटी के अंदर मैं आपको बताऊं कि इस 1,40,000 एकड़ के शहर में 6 ऐसे स्पॉट्स हैं जिधर लो कॉस्ट हाउसिंग सोसाइटीज़ का इनकाद किया जाएगा। अब ये एक लो कॉस्ट हाउसिंग सोसाइटी है जिसके अंदर एक बड़ी सस्टेनेबल कम्युनिटी का प्लान किया गया है, जिसमें ना सिर्फ ये कि ग्रीन एरियाज़ हैं, ग्रीन एरियाज से ना सिर्फ आपके पार्क्स हैं बल्कि आपकी सब्जियां और फल वगैरह उगाने के लिए भी, क्योंकि ऑब्वियसली वो एरिया ऐसा है, हम उसकी रूरल और एग्रीकल्चरल वैल्यू को भी ख़त्म नहीं करना चाहते थे। तो उन हाउसेस, उन मकीनों के लिए ना सिर्फ ये कि हर घर के आगे एक छोटा सा लैंड एलोकेट किया गया है जिसमें प्लांटेशंस ऑलरेडी कर दी गई हैं। स्कूल वहाँ पे दिया गया है छोटा, उस स्कूल को हम स्कूल भी बनाएंगे और साथ उसके वोकेशनल ट्रेनिंग भी देंगे ऑब्वियसली, सो दैट वहाँ की ख़वातीन जो हैं और जो बच्चे ये वोकेशनल ट्रेनिंग और गाइडेंस लेना चाहें। एक डिस्पेंसरी का इनकाद भी किया गया है, मस्जिद भी साथ दी गई है और पार्क भी दिया गया है। चले, वो तमाम फैसिलिटीज जो चाहिए होती हैं वो तमाम मौजूद हैं। आरओ प्लांट भी दे दिया गया है और सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज़ है कि इट्स ए ग्रीन प्रोजेक्ट। वहाँ पे बिजली के लिए हर घर के ऊपर 3 to 4 kVA की सोलर फैसिलिटी भी दी गई है। वी रियली अप्रिशिएट, यानी वो तमाम चीज़ें जो अभी हमें मुश्किलात फेस करनी पड़ी हैं तो ये प्लानिंग का हिस्सा बनाई जा रही हैं कि आगे चल के जो नया शहर आबाद हो रहा है, अगर आप नया घर ले रहे हैं तो आपको इन तमाम चीज़ों के बारे में परेशान ना होना पड़े। मैसेज क्या होगा देखने वालों के लिए? मैसेज ये होगा देखने वालों के लिए कि जो इस वक्त हुकूमत पंजाब इक़दाम ले रही है, आप जो मुखय्यर अफराद हैं वो आगे बढ़ें इस बहुत अजीम कार खैर में, जो कि मैडम का विजन है, जिसको रूडा ने एग्जीक्यूट किया है। और 100 ख़ानदान का मतलब है कि 100 ख़ानदान खुशहाली की तरफ जाएंगे, उनकी अगली नस्लें खुशहाली का एक प्लेटफॉर्म ले चुकी हैं इस इक़दाम की वजह से। तो मैं ये चाहूँगी कि मुखय्यर हज़रात आगे आएँ और वो CSR एक्टिविटीज़ में हिस्सा डालें। बहुत ट्रांसपेरेंसी के साथ मैडम का जो विज़न है, मैडम ने जो जिस तरह इस पंजाब के ना सिर्फ ये कि वो स्टूडेंट्स की तरफ जा रही हैं, मरीज़ों की तरफ जा रही हैं, बट उनका जो एक बहुत थॉटफुल प्रोसेस है फॉर अपलिफ्टिंग द लो इनकम सोसाइटीज़, उसमें हुकूमत का साथ। चले जी, वी रियली अप्रिशिएट कि आप इस तमाम रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेके चल रहे हैं। गुड लक कहना चाहेंगे। थैंक यू सो मच जी, आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। हम ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे आपको। वेलकम बैक। 7 जनवरी और आज की बर्थडे लिस्ट है जी। मोहम्मद हमदान, फवाद अली, जायान, रेहान, उसके बाद जी ताज मोहम्मद, मोहम्मद आहद की सालगिरह है, हसन भट्टी की सालगिरह है, फैजान अवैस, मियाँ अयान उवैस खोखर, अलीन फ़हीम की सालगिरह है, मियाँ उस्मान और मजहर खान। विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे ऑल ऑफ यू। इसके साथ ही हमें इजाजत दीजिए। हमारी और आपकी मुलाकात होगी कल सेम टाइम पर। जिनके बर्थडे स्किप हो गई है, कल के प्रोग्राम में इंशाल्लाह शामिल की जाएगी। स्टे विद अस।